हमें उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह से नीतीश कुमार को बेदखल करेगी या उनको मजबूर करेगी जिससे उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़े। कहीं ना कहीं उन पर जोरदार हमला सत्ता पक्ष के सभी नेताओं से सम्राट चौधरी चलाने वाले हैं, जिसके लिए उन्होंने इशारा भी कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि कई कॉरिडोर वो बनाने जा रहे हैं। क्या वो नीतीश कुमार द्वारा जो योजनाएं, जिस रणनीतियों पर काम चल रही है उस पर काम करते रहेंगे या उनका कोई अलग रास्ता होगा? नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सीधे सदन से लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। और जैसा कि आपको पहले से पता होगा कि बिहार में नई सरकार बनी है और नई सरकार का आज बहुमत था। सम्राट चौधरी ने सदन की कार्रवाई 11 बजे जब शुरू हुई तो उन्होंने बहुमत के लिए प्रस्ताव पेश किया, जिसे अध्यक्ष ने स्वीकार करते हुए सदन के पटल पर रखा और इसके बाद से बहस शुरू हुई। विभिन्न दल के नेता और नवनियुक्त मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री और अलग अलग राजनीतिक दल के जो कर्ता धर्ता हैं वो सभी लोग सदन में मौजूद थे। और ये तो तय पहले से था कि विश्वास मत हासिल कर लेगी सरकार, लेकिन जो परंपरा है, जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत शुरुआत हुई और शुरुआत में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बहुत सारी बातों को लेकर के सामने रखे। यहाँ तक कि उन्होंने सम्राट चौधरी को लेकर बहुत सारी बातें कही, आपने उन सब बातों को सुना होगा। लेकिन उन बातों में बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसको लेकर के वो कहना चाह रहे थे कि सम्राट चौधरी का चयन जो हुआ है उससे वो खुश हैं। इसके पीछे कारण था कि उनका ये मानना था कि सम्राट चौधरी उनके पिताजी के क्लास से ही सीख करके और राजनीति में आए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी को अपना कोई नेता नहीं मिला। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी बातें की। उन्होंने कोशिश किया, एक विपक्ष के नेता के रूप में उनकी कहा जाए तो तैयारी थी या उनका जो प्रयास था कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के भीतर थोड़ा सा हलचल पैदा करें। इसमें कितना सफल हुए ये तो अलग बात है, लेकिन इसका जवाब उन्हें करारा मिला। कई बातें सामने आई। कई बातें आने के बाद परिवारवाद को लेकर के भी सवाल खड़े हुए और परिवारवाद में उन्होंने कहा कि कोई अब हमें परिवारवाद का आरोप नहीं लगाएगा, क्योंकि वर्तमान मुख्यमंत्री माता पिता भाई बहन सभी राजनीति में हैं और ऐसे में परिवारवाद जैसा कोई शब्द नहीं है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले अपनी तरफ देखें। बात यही नहीं रुकी, बात इसके अलावे भी बढ़ी। सम्राट चौधरी के शिक्षा से लेकर के बाकी चीजों पर भी सवाल खड़े किए गए, जिन सवालों का जवाब सम्राट चौधरी ने एक एक सवाल का जवाब चुन चुन करके दिया। तेजस्वी यादव के इस पूरे वक्तव्य में कई ऐसी बातें सामने आई जिसमें उन्होंने सम्राट चौधरी को घेरने का कोशिश किया। सीधे तौर पे वो भी जान रहे थे और उन्होंने अपनी बातों में अंत में कहा भी कि मुझे पता है कि हमारे पास संख्या बल नहीं है और सरकार जो है बहुमत साबित कर लेगी, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह से नीतीश कुमार को बेदखल करेगी या उनको मजबूर करेगी जिससे उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। जबकि इसके उलट सत्ता पक्ष का यह मानना है कि पूरा सत्ता पक्ष और नीतीश कुमार की मंशा इसके पीछे का वजह है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते थे कि अब सत्ता हस्तांतरित कर ले। 20 साल तक उन्होंने सत्ता का हस्तांतरण नहीं किया था और 20 वर्षों तक नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी चली। अपने वक्तव्य में विजय कुमार चौधरी जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस बात को रखा भी। उन्होंने सीधे तौर पे ये बात कही कि मुख्यमंत्री स्वयं इस कुर्सी को छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे और उन्होंने ही पहल किया है। रहा सवाल, तो ऐसे में नीतीश कुमार को न तो कोई सत्ता से बेदखल कर सकता है और न किसी में इतना मादा है कि नीतीश कुमार को बेदखल कर दे अगर उनकी मर्जी के खिलाफ। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ तेजस्वी यादव का जब वक्तव्य खत्म हुआ तो कहीं ना कहीं उन पर जोरदार हमला सत्ता पक्ष के सभी नेताओं से सुनने को मिला। सबसे पहले इसके बाद डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी आए और उन्होंने सदन में बहुत सारी बातें कही, जबकि सदन में उनके बोलने से पहले तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे ये बात भी कहा, इंगित करते हुए कहा कि अब आएंगे हमारे उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी जी जो जलेबी छानेंगे। देखिए, विजय चौधरी अपनी बातों को बहुत ही सहजता से और सुलझा करके रखने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि उनकी बातों को उलझा हुआ भी बताया जाता है, लेकिन
किसी भी विषय पर अगर बात करनी हो तो उसके लिए सबसे बेहतरीन दूरदृष्टि और पक्का इरादा वाली बात उनके साथ लागू होती है। नीतीश कुमार के सबसे करीबियों में से एक रहे हैं और यही कारण है कि नीतीश कुमार ने एक बड़ी जिम्मेवारी उनको दी है। बिहार में नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के भावनाओं पर उसकी उनकी भावनाओं को जानते हुए 14 करोड़ लोगों की भावनाओं पर खरा उतरने के लिए 20 साल तक शासन किया और शासन में जब जरूरत महसूस हुई नीतीश कुमार इधर से उधर भी होते रहे, लेकिन बिहार की जनता की भावनाओं को उन्होंने कभी भी आहत नहीं किया। ऐसी स्थिति में इस बात को लेकर के उन्होंने दो अपने लोगों को जिम्मेवारी दी है। यहां तक कि सम्राट चौधरी भी मुख्यमंत्री बने हैं तो उस पर कृपा नीतीश कुमार की है। ये बात सम्राट चौधरी ने भी स्वीकार किया कि नीतीश कुमार उन पर विशेष कृपा रखे। यही कारण है कि वो एनडीए गठबंधन की, न कि भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए गठबंधन के नेता के रूप में चुने गए और लोगों ने उन पर विश्वास व्यक्त किया। यही कारण है कि विश्वास मत पूरी तरह से उनके पक्ष में रहा। विजय कुमार चौधरी ने सदन में कहा कि थोड़ा सा खालीपन महसूस हो रहा है। निश्चित रूप से हम लोगों को भी, हम जो पत्रकार दीर्घा में बैठे हुए थे तो हम सभी को नीतीश कुमार की कमी खल रही थी। हमें भी ये एहसास नहीं हो पा रहा था, हम नहीं उस बात को स्वीकार कर पा रहे थे कि नीतीश कुमार अब सदन में नहीं है, लेकिन उनकी कुर्सी की तरफ बार बार लोगों का ध्यान जाता था। जहां नीतीश कुमार कभी किसी से तो कभी किसी से इशारों में बात किया करते थे, उसकी कमी ने जरूर खली। विजय चौधरी ने इस बात का भी इशारा किया और उन्होंने कहा कि उनकी कमी निश्चित रूप से खल रही है और उन्हीं को नहीं बल्कि बिहार के 14 करोड़ लोगों को भी कमी खल रही है। इसको पाटने का और इसको ठीक करने का काम हम करेंगे उनके पद चिन्हों पर चल करके। आखिरकार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की भी बारी आई, लेकिन उससे पहले विजय चौधरी के बाद विजेंद्र यादव ने भी अपनी बात को रखा और तेजस्वी यादव को उन्होंने भी करारा जवाब दिया। कर्ज लेने की बात पर उन्होंने कहा कि कर्ज लेने की एक प्रक्रिया है, यूं ही कोई कर्ज नहीं लेता। कर्ज लेने की भी एक सीमा है, एक दायरा है। उसके लिए राज्य की आय के आधार पर ही कर्ज दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम अलग से कुछ कर रहे हैं। अगर तेजस्वी यादव 2 बार नीतीश कुमार की कृपा से उप मुख्यमंत्री बने हैं तो उन्हें ये बात पता है और होनी भी चाहिए कि किस तरह से कर्ज लिए जाते हैं। बाकी कोई कमी नहीं है यहाँ राशि की, राशि प्रचुर मात्रा में है और चूंकि वो वित्त मंत्री भी रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उनके तरफ से ये वक्तव्य आया। दूसरी बात, उन्होंने साफ साफ तरीके से कहा कि कोई किसी कॉलेज और स्कूल से पढ़ करके नहीं आता है, राजनीति राजनीति होती है। आपके बगल में भी बैठे हुए लोग किसी न किसी दल से आए हैं। ये सारी बातें हुई और इन सारी बातों के साथ साथ जब सम्राट चौधरी की बारी आई तो उन्होंने पूरे माहौल को ही बदल दिया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा, आपने देखा होगा भारत लाइव पर भी और संपादक नमन मिश्रा जी के फेसबुक और उनके विभिन्न सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी आप देखेंगे तो एक दिन पहले उनकी मुलाकात नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से हुई है। काफी लंबी बातचीत भी हुई है और बिहार में इंडस्ट्री लगाने को लेकर के, इन्वेस्टर्स लाने को लेकर के उनकी बातचीत हुई है, जो उन्होंने एक दिन पहले ही, जिसकी चर्चा आज सदन में मुख्यमंत्री ने किया कि बिहार से पलायन रोकने के लिए और इन्वेस्टर्स को लाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। और इस प्रतिबद्धता को सिर्फ उन्होंने ही नहीं, माधव आनंद ने भी दोहराया कि मुख्यमंत्री जी से आग्रह होगा कि इंडस्ट्री लाएं, इन्वेस्टर्स लाएं। और मुख्यमंत्री ने जब ये बात कही तो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी के इस वक्तव्य के बाद सदन में बैठे लोगों ने मेज थपथपा करके इसका स्वागत भी किया। यानी बिहार को इंडस्ट्री हब बनाने के साथ साथ इन्वेस्टर्स को लाने और यहां से पलायन रोकने की एक बड़ी मुहिम सम्राट चौधरी चलाने वाले हैं, जिसके लिए उन्होंने इशारा भी कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि कई कॉरिडोर वो बनाने जा रहे हैं, जिसकी चर्चा नमन मिश्रा जी से भी हुई थी। इन सारी बातों के साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी थी जो सम्राट चौधरी ने कहे और सम्राट चौधरी को मजबूर होकर के वो बात कहनी पड़ी, क्योंकि जब इस बात को लेकर के उनके पिता का जिक्र, जब सम्राट चौधरी के पिता का जिक्र शक्ति चौधरी का तेजस्वी यादव ने अपने वक्तव्य के दौरान किया था, तो उसी को लेकर के उन्होंने साफ साफ कहा कि यदि आप हम पर व्यक्तिगत हमला करेंगे तो हम भी आपको छोड़ेंगे नहीं। बात यहीं तक नहीं रुकी, बात इस बात को लेकर के हुई जो अपने परिवार को ठीक नहीं रख सकता है, जिसकी बहन खुद ही इस बात को कहती हो। और ये बात कहते हुए उन्होंने बड़ी शालीनता से कही कि राजनीति है तो राजनीतिक बातें होनी चाहिए, मुद्दा आधारित राजनीति होनी चाहिए, व्यक्तिगत हमलों से बचना चाहिए, लेकिन यदि आप व्यक्तिगत हमला करेंगे तो उसका करारा जवाब आपको मिलेगा। ये सब कुछ देख समझ रहे थे और प्रेस दीर्घा के साथ साथ
प्रेस रूम में बैठे हुए, इसके समाप्ति के बाद प्रेस रूम में बैठे हुए जितने भी पत्रकार हैं, उन सब का एक ही विजन था। लगभग सभी इस बात को लेकर के अपनी चर्चा कर रहे थे और इस बात को समझने सोचने की कोशिश कर रहे थे कि सम्राट चौधरी क्या करेंगे? क्या वो नीतीश कुमार द्वारा जो योजनाएं, जिस रणनीतियों पर काम चल रही है, उस पर काम करते रहेंगे या उनका कोई अलग रास्ता होगा? हालांकि एक नई पीढ़ी, नए युग का शुरुआत है। युवा मुख्यमंत्री के रूप में सभी ने स्वीकार किया है। यहाँ तक कि जो उनसे नाराज हैं, उन्होंने भी उनको बधाई दिया है। लेकिन इन सब के बावजूद सम्राट चौधरी ने वो सारी बातें, जिस बातों को लेकर के मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारे तक चर्चा चल रही थी, चाहे उनके ऊपर कोई केस की बात हो, उनके नाबालिग होने की बात हो, उनके जेल जाने की बात हो, उनके शिक्षा पर बात हो, सभी का जवाब उन्होंने बहुत खुल करके दिया और हर बात का जवाब ऐसा लग रहा था कि वो इसी बात को सोच करके आए थे कि जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जब बहुमत साबित करेंगे, जब विश्वास मत हासिल कर लेंगे, तो अपनी एक-एक बातों को, जो उन पर आरोप लग रहे हैं या वो आरोप जिस तरह के भी हों, जहां से भी लगाए जा रहे हों, उन सबका जवाब वो देंगे। और कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी ने सबका जवाब भी दिया। अब सम्राट चौधरी आगे क्या करते हैं? यहां तो विश्वास मत वाली बात खत्म हो गई। अब यहां से सम्राट चौधरी विधिवत रूप से बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। हालांकि बन तो उसी दिन गए थे जिस दिन उन्होंने शपथ ग्रहण किया था, लेकिन विश्वास मत ऐसी संवैधानिक प्रक्रिया है, जैसा कि आपको पता भी होगा, इसी बात को लेकर के संपादक नमन मिश्रा जी ने उनको जब संविधान की किताब उनके हाथ में दी, तो ये भी बात कही गई कि संविधान ही है जिसके कारण आज आप मुख्यमंत्री हैं, और ये बात सम्राट चौधरी ने भी स्वीकार किया। आज उसी संविधान के तहत विश्वास मत हासिल करने के बाद बिहार के 24वें घोषित मुख्यमंत्री के रूप में अब सम्राट चौधरी सामने आ गए और सम्राट चौधरी यहां से अब किस तरह की यात्रा करते हैं, उनका विजन डॉक्यूमेंट क्या होता है, जितनी बातें उन्होंने कही हैं या पिछली सरकार में जो वादे किए गए हैं बिहार की जनता से, उसे कितना पूरा करते हैं। इस पूरे प्रकरण में विश्वास मत हासिल करने के दौरान राजू तिवारी ने भी बहुत गिन चुन करके बातें कही, जो एलजेपीआर से प्रतिनिधि के रूप में बात कर रहे थे और प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, विधायक भी हैं। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से भी अपनी बातों को रखा गया। वही प्रफुल्ल माझी ने भी अपनी हिंदुस्तानी अवाम पार्टी की तरफ से अपनी बात को रखा, तो माधव आनंद ने अपनी आरएलएम की तरफ से रखा। जैसा कि चर्चा हम कर भी रहे थे, माधव आनंद ने भी बहुत संतुलित अपनी बातों को रखा। चूंकि 12:30 बजे तक ही सदन को चलना था, इसको लेकर के मौका सबको दिया गया। लेफ्ट की तरफ से भी अलग अलग जो पार्टियां हैं उनके तरफ से बात किया गया, बीएसपी की तरफ से भी अपनी बात को रखा गया और सरकार को समर्थन देने की बात की गई। कहा यह गया कि मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरह से सम्राट चौधरी अब आगे की प्रक्रिया में आएंगे, तो सबकी अपेक्षाएं हैं कि वो बेहतर काम करें। अगर बेहतर काम करते हैं तो सबका सहयोग उनको मिलेगा। अंत में आईपी गुप्ता आए। आईपी गुप्ता अपनी बात को रख रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने सारी बातों को रखने के बाद कुछ समय और मांगा, लेकिन चूंकि समय का अभाव था, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष ने उनको भी रोक दिया और आगे सम्राट चौधरी के पूरे वक्तव्य में एक गंभीरता नजर आई, एक कॉन्फिडेंस नजर आया और ऐसा लगा कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के रूप में आगे पूरी तरह से प्लान्ड वे में आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कई ऐसी बातें कही जो आगे आने वाले समय में उनके लिए लिटमस टेस्ट होगा और इस टेस्ट को हम भी पैरामीटर के हिसाब से जांचते रहेंगे। आज सीधे सदन से हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। बहुमत साबित कर गई सरकार और बहुमत साबित करने के बाद अब मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होता है, किन किन लोगों को मंत्रिमंडल में मौका मिलता है, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अच्छे काम किए हैं जिसका चर्चा भी सम्राट चौधरी ने किया, और आगे आने वाले मंत्रिमंडल में किस तरह के चेहरे को लाते हैं, क्या उसका मापदंड होता है, क्राइटेरिया क्या होता है, काम के आधार पर होता है या जातीय समीकरण के आधार पर, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। जल्दी ही आपसे हम फिर जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना
ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।